नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर हो गए कमजोर। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की हुई एंट्री, आज 2 रैलियों को किया संबोधित। मोदी सरकार को घेरा, रैली में कुमारी सैलजा भी आई नजर। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन, कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा, तो केजरीवाल ने विधानसभा से मोदी सरकार को घेरा। बड़बोले शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर जेल, मानहानि केस में दोषी करार। कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 15 दिनों की जेल और 25,000 का लगा जुर्माना। पहले विवाद, फिर नीतीश से मुलाकात और अब हो गया प्रमोशन। अशोक चौधरी बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। नीतीश के फैसले से मची हलचल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी एक्शन मोड पर पीएम मोदी की। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी जबरदस्त चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल हरियाणा के सोनीपत में विशाल रैली को संबोधित करने के बाद आज पीएम मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत की सराहना की है। पीएम मोदी ने हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर्स का करंट भी कमजोर हो गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के रूप में विफल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय आपसी कलह में ही बीतता है। हरियाणा का बच्चा बच्चा इसकी अंदरूनी कलह से वाकिफ है। ये कांग्रेस का लाउड स्पीकर कौन है? देखिए, कांग्रेस का लाउड स्पीकर तो राहुल गांधी ही है, जो बड़े बड़े वादे करता है, डींगे हाँकता है, और जहां इनकी सरकार बनती है वहां अगर राहुल गांधी की बातों के ऊपर सरकार अमल करती है तो वो कंगाल हो जाती है। बहुत सारी मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के ऊपर मंडरा रही है। अभी चुनाव सिर पे है और आप देखिए, इनके एक मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जांच होनी चाहिए। परिवार लूट रहा था, क्या कर रहा था? जमीन घोटाला। हरियाणा जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, यही जमीन घोटाले की वजह से इसकी सरकार गई थी कि जीजा जी के लिए सारे नियम कानून जो है वो बेंड किए गए। दूसरा मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर भी ईडी ऑलरेडी नजर गड़ाए बैठी हुई। क्यों? क्योंकि पुराना वीडियो सामने आ गया है। पैसे लेन देन करके किस तरीके से वोट दिलवाया जाता है, दल बदल कराया जाता है, उसमें रेड्डी साहब फंस गए। और हिमाचल से आज जो खबर आई है वो तो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इधर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा सारे दुकानदारों को, हिमाचल में भी लगा दिया गया। विक्रमादित्य जी ने काम कर दिया अपना। अब सारे लोग, अब खबर भी आ रही है कि डांटा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, और उसने जय श्री राम भी लिख दिया। तो आप अपने अंतर्कलह, अपने विरोधाभास, इसमें इस तरीके से फंस गए हो कि जो हरियाणा का चुनाव 1 महीने पहले तक लग रहा था इट इज गोइंग टू बी ए केक वॉक फॉर कांग्रेस पार्टी, एंड मौके पे स्लिप होती हुई नजर आ रही है। हाथ से ये जीत निकलता चला जा रहा है। जी, तो हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी आज हरियाणा पहुंचकर कांग्रेस को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हरियाणा कांग्रेस में कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राहुल गांधी ने अब तक हरियाणा में प्रचार नहीं किया था, लेकिन आज राहुल गांधी को मजबूरन प्रचार के लिए हरियाणा जाना ही पड़ा। राहुल गांधी ने आज बरवाला और असंध में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, पर सब अलग अलग नजर
आए। रैली के जरिए राहुल गांधी ने बड़े बड़े भाषण भी दिए। उन्होंने हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र में चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें लोकसभा चुनाव में सबक सिखा दिया और अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी आरक्षण पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। आज पहली बार राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आए। कुछ होगा क्या सोल्यूशन जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है पार्टी के अंदर? मुझे तो लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इनको जनता के सेंटिमेंट्स का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण से आज हरियाणा के लोगों को एक ऐसी बात कह दी जो इधर उधर भटक भी रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का वोटर, वो बीजेपी के साथ आज चिपक जाएगा। क्यों? इनको आइडिया नहीं है कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हारी अयोध्या के अंदर, वो बेसिकली फैजाबाद कंस्टिट्यूंसी, अयोध्या कंस्टिट्यूंसी नहीं है। फैजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और इन लोगों ने अवधेश प्रसाद को जो एक चेहरा, एक मॉडल बना करके हर जगह साथ ले लेकर के जो घूम रहे थे, हिंदुओं के बहुत बड़ा एक झटका लगा है। अभी तक तो बीजेपी इसको याद नहीं दिला रही थी, राहुल बाबा याद दिला दिए। कल उन्होंने एक और गलत काम किया, वो जाकर के उन्होंने भाषण कर दिया। उस सब फोन पे, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है वीडियो। कितनी बड़ी गड़बड़ी आप कर दोगे। आप कश्मीरी पंडितों को पीओके का आपने बता दिया। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ भी बोल देते हो। तो मुझे तो लग रहा है कहानी है, वो गाना है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते, तो अब तो लेट हो गया। कांग्रेस का प्रचार ढलान पे है। एक महीने पहले वो अमेरिका, और अमेरिका के बाद पता नहीं कहां कहां से वो घूम घाम करके आए हैं। उसके बजाय अगर हरियाणा पे ध्यान दिया होता तो कुछ आज स्थिति मजबूत होती। कांग्रेस पार्टी अपनी ही वजहों से हरियाणा के चुनाव में बुरी तरीके से प्रॉब्लम में फंस चुकी है। जी, अब बात दिल्ली की। दिल्ली में नए सीएम की शपथ के बाद आज से विधानसभा में 2 दिन का विशेष सत्र शुरू हो गया है। पर आज पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट मांगी तो आम आदमी पार्टी ने बस मार्शल का मुद्दा उठाया। भारी बवाल और हंगामे के बीच केजरीवाल ने विधानसभा में भाषण भी दिया। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा से बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने फिर एक बार 75 साल वाला रूल दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भगवान नहीं है, कुर्सी से चिपकना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने दिल्ली के विकास पर भी एलजी और बीजेपी पर खूब निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल भेजने के पीछे बीजेपी का मकसद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना था। ये लोग 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इसलिए यहाँ की जनता को परेशान करके सत्ता में आना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, ईश्वर और देश के करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन मोदी जी भगवान नहीं है। क्या इसी भाषणबाजी के लिए सेशन बुलाया गया है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल, ये पता नहीं ये क्या भाषण दे रहा है। आज नहीं कहे तुमने कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चैप्टर खोला है कि जिसका जवाब देते नहीं बनेगा, और मीडिया वाले उठा नहीं रहे। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पेश क्यों नहीं की हो भाई? क्योंकि वो पेश होते ही कई सारे और केसेस जो है वो खुल जाएंगे कि किस तरीके से आपने लूटपाट किया है। सीएजी की रिपोर्ट आते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तो वो बात। दूसरी चीज, मोदी ने आपको जेल में डाला, तो मोदी ने जेल में डाला तो मोदी ने ही निकाला होगा। यही तो, अगर कोई व्यक्ति आपको जेल में डाल सकता है तो वही तो निकाल सकता है, क्योंकि वही सब, उसी के पास वो पावर होगा। पब्लिक को बेवकूफ बनाने में एक माहिर आदमी है। आप जेल गए क्योंकि कोर्ट ने आपको जेल भेजा, आप जेल से बाहर आए क्योंकि कोर्ट ने आपको बाहर निकाला। इसमें बीच में मोदी जी कहां से आ गए? कहां से आ गए? आपने एक शब्द नहीं कहा, या आम आदमी पार्टी वाले कोई नहीं कह रहे कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, शराब घोटाला हुआ नहीं।
क्योंकि अब सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई शुरू होते ही जो कुछ भी, जो बची कुची जो क्रेडिबिलिटी है वो तो अब है नहीं, लेकिन जो कुछ भी 1-2% बचा हुआ है वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर तो अब इस तरह से बहस होगी कि जिसमें केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जी। अब बात संजय राउत को कोर्ट से लगे करंट की। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को आज बड़ा झटका लगा है। संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मजगांव ने संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। दोषी पाए जाने पर संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था, क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। इसी मामले में संजय राउत अब दोषी पाए गए हैं। कितना बड़ा करंट है ये? देखिए, ये करंट बहुत जरूरी था और इस तरह के 2-3 केसेस अभी हैं। अभी 1 तारीख को राहुल गांधी को भी पेश होना है। वो सावरकर वाला मामला, वो एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने बयान दिया था। केजरीवाल हाई कोर्ट में आज गए हुए थे। फैसला आया कि भाई आपके खिलाफ वो जो केस जो है झूठ बोलने का, दरअसल मामला केजरीवाल के खिलाफ ये था कि उन्होंने चुनाव के दौरान हल्ला मचा दिया कि अग्रवाल समाज जो बेसिकली बीजेपी का वोटर है वो झूठ फैला दिया कि उनके नाम वो इलेक्टोरल लिस्ट से गायब है। मतलब उनका नाम हटा दिया गया है चुनाव से, वोटर लिस्ट से गायब है उनका नाम। तो किसी ने जाकर के कंप्लेन कर दिया, तो केस दर्ज हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए हुए थे कि भाई इस केस को खत्म कीजिए। ये पॉलिटिकल भाषण था। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं हटेगा। तो जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। और ये संजय राउत ने यही काम किया कि भाई आप नेता हो तो आपको झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। झूठ बोल के आप राजनीति नहीं कर सकते। आपने किसी महिला के ऊपर यह आरोप लगा दिया 100 करोड़ रुपए जो है शौचालय घोटाला में आपने कर दिया। वो चली गई तो वो जेल हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है अदालत के अंदर तमाम इस तरह के जो मामले हैं उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो और उसमें सजा का प्रावधान इमीडिएटली किया जाए, सो दैट ये जो नेता लोगों का एक जो पूरा मंडली है, जो झूठ, किसी के ऊपर कुछ आरोप लगा देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, ये जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर लगाम लगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। बिहार में जेडीयू ने राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का रुतबा पार्टी में बढ़ा दिया है। अशोक चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले हाल में आरजेडी से अलग होकर जेडीयू में आए दलित नेता श्याम रजक को भी पार्टी का महासचिव बनाया गया था। पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ओर से किए गए एक पोस्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि जेडीयू उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी कर दी है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्म भी हो गई है। क्यों नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर इतने मेहरबान हैं? मेहरबान नहीं थे। देखिए, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी कांग्रेस के लीडर है। कांग्रेस से घूमते घामते वो जेडीयू पहुंचे, दलित लीडर है। और अचानक से पार्टी के अंदर भी तो कंपटीशन चलता है। तो श्याम रजक साहब को आरजेडी से तोड़ के जेडीयू में उनको शामिल नीतीश कुमार ने कराया। बड़ा बवाल मचा और उसके बाद उनको महासचिव बना दिया। तो एक दूसरा दलित लीडर आ गया तो ये रूठ गए कि मेरे साथ दगा हो गया। वैसे तो गले लगा करके चलते हैं, तो उन्होंने शायरी कर दी। शायरी दो इट वॉज नॉट इंटेंडेड, लेकिन राजनीति में तो मायने निकाले जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने उनको बुलाया, समझाया और उसके बाद वो बाहर निकले तो बड़ा इमोशनल डायलॉग दे रहे थे कि अरे मैं तो पिता के समान है, वो पिता से क्या प्रॉब्लम होगा, पिता को मैं कैसे कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार को शायद ये रियलाइज हुआ कि आप बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, ये कि आप राजनीति में कोई भी आपसे कितना भी करीबी है, लेकिन उसको भी ओहदे की आवश्यकता होती है,
उसको भी कुछ पावर चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए और पार्टी या सरकार में कुछ सत्ता का भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आप किसी के साथ बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको यू विल टेक हिम फॉर ग्रांटेड। तो ये सबक इस एपिसोड से तमाम नेताओं को लेनी चाहिए कि आपका कोई भी सगा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में सब लोग अपने अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के वो राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसलिए अशोक चौधरी ने माफी भी मांग ली और पद भी मिल गया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।